हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो लूसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। लूसेंट के सारे कोर्सेज आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे कि आपको लूसेंट पढ़ने में बहुत तकलीफ आ रही होगी क्योंकि बहुत इंटेंस बुक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स है उसमें, वो फैक्चुअल बुक ही है और बहुत इंटेंस है। आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि लूसेंट नहीं पढ़ पाते हैं, याद नहीं हो पाता है, इतना फैक्ट है कि मुझे दिमाग में ही नहीं रह जाता वो चीज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई होना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से उसको बता सके, उस लूसेंट को आपको याद करवा सके। तो हमने अपने चैनल पे एक चीज़ स्टार्ट किया है, लूसेंट का पूरा कंपाइलेशन हम आपको यहाँ पे फ्री में देने वाले हैं और फ्री में ही इसको आगे भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो। A to Z चीज़ें क्या मिलने वाली है, फ्री में मिलने वाली है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लूसेंट होना चाहिए। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, हमारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज़ आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लूसेंट की बुक में सबसे पहला जो स्टार्ट है वो क्या है, हिस्ट्री स्टार्ट है। तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला पोर्शन है वो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट है। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये आपके सारे एग्जाम में उपयोगी होने वाला है। जैसे कि चाहे वो एसएससी हो, चाहे स्टेट का एसएससी हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एसएससी हो, चाहे वो आपका क्या हो, बीपीएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, आपको सारे जगह ये हेल्पफुल होने वाला है। जब आपको ये सारी जगह हेल्पफुल होने वाला है तो आपको क्या करना है, इसको ढंग से पढ़ लेना है। और ट्रस्ट में एंड बिलीव में, बीपीएससी में कई बार लूसेंट ने हेल्प किया है आपके हिस्ट्री को लेकर, खास करके स्पेसिफिक हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का इतना अच्छा डेटा, इतना अच्छा कंपाइलेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो कि आपके लूसेंट में दिया हुआ है। लोग इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते इतना इंटेंस फैक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हिस्ट्री जहां से स्टार्ट है वहीं से करते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत नोन क्वेश्चन है और बहुत जाने जाने वाला क्वेश्चन है और लोग इसको बहुत ही मतलब ऐसे जीके के फॉर्म में भी याद रखते हैं, हेरोडोटस। ठीक है, किसको बोलते हैं, ये हेरोडोटस को बोलते हैं। और याद रखिएगा ये कौन से फिलोसफर है, ग्रीक हिस्टोरियन है, मतलब ये ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसोफर थे हेरोडोटस। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। हेरोडोटस की एक फेमस बुक है, ठीक है, क्या है, द हिस्टोरीज। ठीक है, द हिस्टोरीज एक उनकी बुक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो द हिस्टोरीज उनकी बुक है और ये कब कंपोज की गई है, 430 बीसी में। कब कंपोज की गई है, 430 बीसी में। ठीक है, 430 बीसी में इसको कंपोज की गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो इनको ये फादर का टाइटल दिया गया है वो किसने दिया है, रोमन फिलोसोफर सिरेरो ने दिया हुआ है। रोमन फिलोसोफर सिरेरो ने क्या किया है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि इनको फादर ऑफ हिस्ट्री किसने बोला है, रोमन फिलोसोफर थे। कौन थे वो, सिरेरो थे। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाएगा कि इन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो पहले रियल हिस्टोरियन है वर्ल्ड के, हेरोडोटस को बोला जाता है, हेरोडोटस को ही बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में कुछ चीजें पता चली कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं। और ये कौन से फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। इनकी जो बुक थी वो क्या थी, द हिस्टोरीज थी। वो कब लिखी गई है, 430 बीसी में लिखी गई है। और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कौन बोला है, रोमन फिलोसोफर थे सिरेरो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर हम नेक्स्ट बोले तो नेक्स्ट अगर आप ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट, चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं। आपको नेक्स्ट देखेंगे तो आपको अभी मैंने बोला 430 बीसी। ठीक है, तो ये बीसी और एडी क्या है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, आपको पता होना चाहिए बीसी और एडी क्या है। तो एक तरीके का ये डेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है, डेटिंग सिस्टम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जैसे कि आप अभी कौन से ईयर में है, 2026 में, तो आप 2026 एडी में है। ठीक है, किस में है, 2026 एडी में है। ठीक है,
ये याद रखना पड़ेगा कि हम ईसा जो क्रिस्ट का जब जन्म हुआ था, तो उसके बाद जो आपके देखेंगे क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, ठीक है, तो क्या हो गया कि उसके बाद 2026 वर्ष बीत चुके हैं, पता 2025 वर्ष, सॉरी 2025 वर्ष बीत चुके हैं। अब हम किस में हैं? 2026 वर्ष में। तो हम क्या करेंगे? बीसी और एडी को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है। बेसिक का मतलब ये हो गया सबसे पहली चीज कि आप जब यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, तो वो क्या था? वो जीरो ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे? वो जीरो ले लेंगे उनके जन्म को। अब उनके जन्म के बाद की जितनी भी तिथि होगी, जितने भी डेट होंगे, वो 1 एडी हो जाएगा, 2 एडी हो जाएगा, 3 एडी, 4 एडी, इसी तरीके से सेंचुरीज में आ जाएंगे 500, 600, 700, 800 एडी में, ठीक है। एडी का मतलब यहाँ पे क्या है? एनो डोमिनी। क्या है एडी का मतलब? यहाँ पे एनो डोमिनी है। और बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है। क्या है? बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। और अगर क्राइस्ट के जन्म से पहले लेंगे, ठीक है, उनके जन्म के पहले से अगर हम देखेंगे, तो जैसे अगर वो जब पैदा नहीं हुए थे तो उसको 1 BC, 3 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC एंड 500 BC। इसी तरीके से आप देखेंगे 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4, 5 BC, और इसके बाद अगर देखेंगे तो 500, 600, 700, 800, इसी तरीके से BC। अब देखो, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ वाला जो है, ठीक है, इसमें जब आप बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये प्लस है। क्या है? ये प्लस है, पॉजिटिव है, मतलब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब आप फ्यूचरिस्टिक वाले में बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बीसी में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अगर उल्टा बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं, डेटिंग में पीछे जा रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं 600 BC, ठीक है, और 605 BC में, तो इसमें से आपका पुराना जो होगा वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? आपका 605 BC, क्योंकि इसमें उल्टा चलेंगे। आप कैसे चलेंगे? आप यहाँ 0 है, इसका मतलब आप यहाँ से 1 जा रहे हैं, फिर यहाँ से 2 जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से पॉजिटिव में आने के लिए 2 से 1 आना पड़ेगा, 1 से 0 आना पड़ेगा, फिर 0 से 1 आना पड़ेगा। इसी तरह से आप इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स कैसे पढ़ते हैं? आप समझ लो, ये 0 ले लेते हैं, फिर यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ +1, +2, +3, +4 पढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ -1, -2 और -3 पढ़ते हैं। तो हमेशा -3 क्या होता है? छोटा होता है कंपेयर टू -2, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 और -1 को कंपेयर करेंगे तो -1 छोटा होगा 1 के कंपेयर में। इसी तरीके से एडी और बीसी भी है, ठीक है। तो जो आपका बीसी है मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं इसको, ये इंग्लिश फ्रेज है एक तरीके का, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो ईसा जी के जो जन्म, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात हो रही है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एनो डोमिनी का मतलब लूँ तो ये लैटिन फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब उनके जन्म के बाद की बात हो रही है। समझ में आया? तो इस तरीके से एसी और बीसी और एडी के बारे में बात होती है, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर कोई भी चीज 6th सेंचुरी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 6th सेंचुरी बीसी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 6th सेंचुरी बीसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 600 BC से लेकर 501 BC तक, ठीक है, 501 BC तक इसका मतलब हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4th सेंचुरी BC लिखा हुआ है तो इसका मतलब 400 BC से लेकर 301 BC तक, ठीक है। 400 से लेकर मतलब समझ लो यहाँ पे कहीं पे आपका क्या होगा? 400 होगा, तो 400 यहाँ पे अगर कहीं होगा, यहाँ पे समझ लो कहीं 300 होगा, तो 400 BC से लेकर 300 BC तक ये 4th सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया, 4th सेंचुरी हो जाएगा। इसी तरीके से 6th सेंचुरी बीसी की बात हो, लेकिन अगर यही सेम चीज एडी में कर दिया जाए, लाइक 16th सेंचुरी एडी की बात कर ली जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1501 एडी से लेकर 1600 एडी तक, ठीक है। अगर इसी में आगे का एक्सटेंशन कर दो तो समझ लो, अगर यहाँ पे तुम्हारा 1501 मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर 1600 एडी तक की बात होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16th सेंचुरी, कौन सा, 16वां जो आपका क्या हो जाएगा, सदी ईसवी की बात हो रही है, ठीक है। 16वीं मतलब सदी ईसवी की बात हो रही है, एडी की बात हो रही है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, तो ये तो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट हो गया जो कि ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर हम लोग एरा से क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, हम बस 2 ही एरा पढ़ते हैं, कौन कौन सा पढ़ते हैं, विक्रम पढ़ते हैं और साका एरा पढ़ते हैं, लेकिन और भी एरा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरा पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आता है। तो जो आपका पहला एरा है जो लूसेंट के हिसाब से, उसमें क्या दिया हुआ है, काली एरा दिया हुआ है, ठीक है। जो काली एरा है वो कब का टाइम है, 3101 बीसी, 3101 बीसी के टाइम का है। ये कब है, महाभारत जब वॉर हुआ था, महाभारत के जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उसके 20 वर्ष के बाद का जो एरा स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, काली एरा, एंड दैट टाइम पीरियड इज 3101 बीसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जिसको आप विक्रम एरा बोलते हैं, और इसी को कृता बोलते हैं, इसी को मालवा बोलते हैं, ये सब चीजों को बोलते हैं। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन एक होता है, किसी किसी एग्जाम में ये 57 भी लिखा होता है बीसी, तो ध्यान रखना ये दोनों ही डेटा सही है। 57 या 58 बीसी अगर दिया होगा तो वो क्या होगा, आपका विक्रम एरा होगा, ठीक है। कौन सा होगा, विक्रम एरा होगा। और विक्रमादित्य जो थे, ठीक है, मालवा वाले, ठीक है, उन्होंने जब लड़ाई जीती थी, ठीक है, तब ये एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। साकास पे ये लड़ाई जीती थी जब उन्होंने पहली बार, तो उस पे जो ये विक्रमादित्य ने जीती थी, ठीक है, तो और विक्ट्री की वजह से इसको क्या बोला जाता है, विक्रम एरा बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो किसके नाम पे है, विक्रमादित्य के नाम पे है। अगर हम साका की बात करें, साका सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। 78 बीपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है, और 78 एडी में इसका स्टार्ट है, इसका एरा का टाइम स्टार्ट है, ठीक है। और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। साका वाले एरा के बारे में बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 78 एडी क्या है इसका, 78 एडी क्या है इसका एरा स्टार्ट होने का टाइम है, ठीक है। ये किसके नाम पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनिष्क कुषाण वाले नाम पे है ये, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना है कि इसको अडॉप्ट किया गया है नेशनल कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। एक क्वेश्चन जो आप कमेंट करके बताएंगे बिहार से रिलेटेड, 22 मार्च को बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड है, ये आप बताएंगे। क्या बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि 22 मार्च से बिहार से रिलेटेड एक फैक्ट है, वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा ये डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 22 मार्च। लेकिन अब हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो नेशनल कैलेंडर के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं गुप्ता एरा गुप्ता के टाइम पे 319 से लेकर 20 एडी में आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। 390 और 20 वाला जो एडी है उसमें दिखाएगा। ध्यान रखिएगा ये बीसी है, तुरंत आप एडी में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। विक्रम और साका में बहुत डिफरेंस है, ये 58 है, ये 78 एडी है, 58 बीसी है और 78 एडी है, बहुत फर्क है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों हो गया, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे शुरू हुआ है, ठीक है, गुप्ता एरा। चंद्रगुप्त
फर्स्ट के टाइम पे ये आपको दिखेगा। उसके बाद हर्षा एरा, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। हर्षा एरा याद करना है और इम्पोर्टेंट भी है। जो हर्षा एरा है वो क्या है, 606 एडी की बात हो रही है। कब हो रही है, 606 एडी की बात हो रही है। और ये हर्षवर्धन जो थे कन्नौज के, उनके टाइम पे ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन जो कन्नौज के थे उनके टाइम पे स्टार्ट किया गया था, हर्षा एरा स्टार्ट किया था, जो कि हर्षा एरा स्टार्ट किया गया था, दैट इज 606 एडी। ठीक है, इसके बाद आते हिजरी। हिजरी नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अब ये मुस्लिम कैलेंडर एक तरीके से होता है। ये 622 एडी मतलब 622 एडी में स्टार्ट किया गया कैलेंडर है, और इसको ये उमर के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये सेकेंड कैलिफेट थे और इनको उमर के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सेकेंड कैलिफेट के टाइम पे, जिसको आप खलीफा भी बोलते हैं। ठीक है, हिजरी। इसके बाद लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण एरा। देखो लक्ष्मण एरा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिहार स्पेशल का क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, लक्ष्मण सेन के टाइम का, जो कि बंगाल के एक राजा हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मण सेन से रिलेटेड है ये, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, लक्ष्मण एरा बोलेंगे। और 1119 मतलब 1119 एडी की बात हो रही है। 1119 एडी की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण सेन। जब आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में लक्ष्मण सेन के बारे में जरूर पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इसलिए ये एरा आपको वैसे भी जब बीपीएससी देंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, 1119 एडी की बात हो रही है, और ये लक्ष्मण सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था बंगाल में। ठीक है, बंगाल के ये राजा थे। ठीक है, और लक्ष्मण सेन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। सेन डायनेस्टी की बात है ये। ठीक है, इसके बाद इलाही। इलाही बहुत फेमस है मिडिवल इंडिया से। ठीक है, क्योंकि अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। भले इसका कोई इतना रिलेवेंस नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बस स्टार्ट कौन किया था, कौन इसको एबॉलिश किया था, मतलब कौन खत्म कर दिया था। तो स्टार्ट कब हुआ था, कब ये एरा है, तो कब है, 1556 एडी में। 1556 एडी में आपको इलाही एरा दिखाई देगा। इलाही एरा दिखाई देगा। और ये इलाही एरा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अकबर के द्वारा। इसको एबॉलिश किसके द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा एबॉलिश किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। कब किया गया था, 1658। ठीक है, 1658 में, लगभग 102 साल की बात हो रही है। ठीक है, 102 साल के बाद इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, ठीक, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरा हो गया आपके पास, एक काली एरा हो गया, विक्रम एरा हो गया, साका एरा हो गया, गुप्ता एरा हो गया, हर्षा एरा हो गया, हिजरी एरा हो गया, लक्ष्मण एरा हो गया, और इलाही एरा हो गया। इलाही एरा हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट देखेंगे तो एक चीज है कि हमेशा हम लोग को पता है कि हम एंशिएंट, मिडिवल ये सब पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले भी हिस्ट्री का एक डिवीजन हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री का एक डिवीजन है। ठीक है, वो हिस्ट्री का जो डिवीजन है वो कैसा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसका मतलब आप देखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब ऐसा हिस्ट्री, ठीक है, ऐसा हिस्ट्री जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन ना ही उसमें कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल है। ठीक है, और ना ही किसी तरीके का आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस तरीके से मिले जिसको आप इकट्ठा कर सके। बस पत्थरों का, जैसे पेबल्स। ठीक है, पेबल्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं, फ्लैक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब ये पेबल्स और जब फ्लैक्स वगैरह पढ़ते हैं, जब पेबल्स एंड फ्लैक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो इसी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। इसमें किसी भी तरीके का रिटन एविडेंस नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का रिटन एविडेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपको रिटन आर्कियोलॉजिकल तो है ही है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही है इसमें, ठीक है, लेकिन रिटन एविडेंस तो है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन उसके
स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड है, ठीक है, उसका स्क्रिप्ट क्या है, अनडेसिफर्ड है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें स्क्रिप्ट तो है लेकिन क्या है, वो पढ़ने योग्य नहीं है, मतलब हम उसको अभी तक डेसिफर, मतलब उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। स्क्रिप्ट है, वो उन्होंने जिस भाषा में लिखा हो, ठीक है, उसको हम अभी तक क्या कर पा रहे हैं, डेसिफर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पढ़ लेंगे तो जैसे ही आईवीसी का आप स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, वो यहां से यहां आ जाएगा तुरंत, ठीक है, यहां से कहां आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेन जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है, हिस्टोरिक पीरियड है। कौन सा पार्ट है, हिस्टोरिक पीरियड है। हिस्टोरिक पीरियड का मतलब है फुल्ली डेसिफर्ड रिटन स्क्रिप्ट होना चाहिए, मतलब जितनी भी चीजें आपके लिए, जैसे गुप्ता हो गया, मौर्य हो गया, ठीक है, तो इनके क्या है, अपने प्रॉपर स्क्रिप्ट है। जैन, बुद्धिज्म जब आप पढ़ते हैं तो क्या है, इनके प्रॉपर स्क्रिप्ट है और वो क्या है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे पाली, प्राकृत, ठीक है, खरोशी, ये सब क्या है, पढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि इनसे कई सारे लैंग्वेज क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, महाजनपद, मैंने अभी बोला, आप मगध हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, जब इनके बारे में स्टडी करते हैं, जैन, बुद्धिज्म, उसके आगे की और भी हिस्ट्री स्टडी करते हैं, चाहे वो मॉडर्न करें या मेडिवल करें, चाहे जो भी हिस्ट्री आगे स्टडी करते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, हिस्टोरिक पीरियड में आ जाते हैं, ठीक है। और सब में आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वो क्या है, कॉमन है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब आपके पास, जैसे कि कोई आपको समझ लीजिए कोई मटका मिल गया और वो मटका उसी टाइम का है, आपने उसको स्टडी किया, उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह कराया आपने, जिससे पता चला कि बहुत पुराना है ये और इस टाइम पीरियड का है, तो क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि इस टाइम पीरियड में क्या करता है, वो बिलोंग करता है। तो जब इस टाइम पीरियड में बिलोंग करता है तो क्या होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास है या चाइनीज सिविलाइजेशन के आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब सिंपल सा यही होता है। उसमें जितने भी आपके एविडेंस ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर खुदाई से मिले, चाहे वो एक पेन हो, चाहे वो किसी तरीके का मूर्ति हो, चाहे वो किसी तरीके का भंडार का क्षेत्र पाया जा रहा हो, सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये तीन में डिवीजन है, कौन कौन सा, प्री हिस्टोरिक में, प्रोटो हिस्टोरिक में और हिस्टोरिक पीरियड में। लेकिन जो इसके पास मेन डिवीजन है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके पास जो मेन डिवीजन है, अब आपको ये तो पता है कि जो हम कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, कोई भी हिस्ट्री, चाहे चाइनीज पढ़ ले आप, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ ले, चाहे ग्रीक की हिस्ट्री पढ़ ले, सारी हिस्ट्री 3 भाग में डिवाइड होती है। 3 भाग में कौन कौन सी, जैसे कि आपका एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। हमेशा कौन कौन सा 3 हो गया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। जब एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, लेकिन ये डिवाइड कौन किया है, किसके बेसिस, किसके सुझाव से ये डिवाइड किया गया है, तो क्रिस्टोफ सिलेरियस के सुझाव पे ये डिवाइड किया गया है। क्रिस्टोफ सिलेरियस के सुझाव पे ये डिवाइड किया गया है। जो क्रोनोलॉजी आप देखते हैं ना, वो मॉडर्न क्रोनोलॉजी, ये इन्हीं के उस पे है, ठीक है। कब इनका जन्म जो है और इनका मृत्यु का टाइम लिखा हुआ है 1638 एडी से लेके 1707 एडी। देखो ये टाइम भी याद कर लेना आप, ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1707, ठीक है, 1707 औरंगजेब भी मरे थे इस टाइम पे। और कौन मर रहा है, सिलेरियस, ठीक है। क्रिस्टोफ सिलेरियस औरंगजेब का मरने का टाइम सेम है, ठीक है, तो इसलिए याद भी हो जाएगा। लेकिन ये डेटा याद नहीं करना, औरंगजेब बोला तो याद करना है, लेकिन क्रिस्टोफ सिलेरियस के बारे में इतना डेटा याद नहीं करना। बस याद रखो कि किसने डिवीजन के बारे में बोला है, किसके सुझाव से ये डिवीजन आपको दिखता है, कौन कौन से, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये जो डिवीजन आपको दिख रहा है वो किसके द्वारा दिख रहा है, क्रिस्टोफ सिलेरियस के द्वारा दिख रहा है। किसके द्वारा दिख रहा है, क्रिस्टोफ सिलेरियस के द्वारा दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आपको डिवीजन, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इसलिए याद कर लेना कि अगर फैक्ट बहुत लेवल पे जाके पूछे तो इस टाइप के फैक्ट पूछ सकता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हिस्टोरिकल सोर्स की बात होती है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल सोर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्स बहुत सारे हैं, तो उसमें जो हमारे पास लिटरेरी सोर्स, सबसे पहला क्या है, लिटरेरी सोर्स के साहित्यिक सोर्स स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्स कौन कौन से हैं, तो 2 तरीके के सोर्स होंगे,
ठीक है। एक फॉरेन सोर्स होंगे, विदेशी स्रोत होंगे, और एक इंडिजिनस सोर्स होंगे जो कि देसी स्रोत होंगे, ठीक है, जो हमारे देश में पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे देश से उत्पन्न हुए वाले सोर्स हैं वो उसको क्या बोलते हैं, इंडिजिनस सोर्स बोलेंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो। उसके बाद फॉरेन सोर्स जो हमें विदेशी स्रोत देखने को मिल रहा है। तो अब हम इंडिजिनस सोर्स में देखेंगे तो दो तरीके के सोर्सेज आपको दिखाई देते हैं। पहला रिलीजियस, धार्मिक दिखाई देगा सोर्स, ठीक है, रिलीजियस दिखाई देगा, जिसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, ब्राह्मणिक, हिंदू जो टेक्स्ट है सारे के सारे रिलीजियस वाले, ठीक है, वो दिखाई दे जाएंगे। दूसरा क्या दिखाई दे जाएगा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिखाई दे जाएगा। तीसरा क्या दिखाई देगा, जैन टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के तीन आपको जो स्रोत दिखते हैं, ब्राह्मणिक दिखते हैं, बुद्धिस्ट दिखते हैं, जैन टेक्स्ट दिखते हैं, वो सब क्या है, आपके रिलीजियस क्या है, सोर्स है। दूसरा जो सोर्स आपको दिखता है, अभी मैंने बोला सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष सोर्स के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो सोर्स है इसमें आपको दिखेगा हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ठीक है, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ठीक है, और बायोग्राफिकल टेक्स्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में हुमायूं नामा, अकबर नामा, ये सब क्या है आपके, इंडिका हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। जो इस टाइप के सोर्स दिखेंगे वो किस में आ जाएंगे, सेकुलर सोर्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, सेकुलर सोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के सोर्सेज आपको पढ़ने हैं। अब आपको पता चल गया होगा लिटरेरी सोर्स में दो तरीके के सोर्स हो गए, एक इंडिजिनस सोर्स हो गया, एक फॉरेन सोर्स हो गया। अब इंडिजिनस में भी दो सोर्स हैं, एक रिलीजियस हो गया, एक सेकुलर हो गया। अब रिलीजियस में भी क्या है, तीन है, एक ब्राह्मणिक है, एक बुद्धिस्ट है, एक जैन टेक्स्ट है, ठीक है, तीन हो गया। और आपके सेकुलर में भी जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट होंगे अदर देन रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, जितने भी सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट होंगे और जितने भी बायोग्राफिकल टेक्स्ट होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, आपके किस में आ जाएंगे, आपके सेकुलर सोर्स में आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब ब्राह्मणिक मतलब हिंदू वाले जो सोच आप अभी पढ़ा आपने, ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की, इसको भी दो तरीके में बांट दिया गया है। इसको भी क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है, श्रुति टेक्स्ट, पहला क्या है, श्रुति टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, स्मृति टेक्स्ट। देखो आप लोग, श्रुति मतलब ही होता है क्या, सुनना। श्रुति का हिंदी का इस लिटरल मीनिंग क्या है, सुनना, श्रुति, ठीक है। स्मृति का मतलब ही दिमाग से है। स्मृति का मतलब क्या है, दिमाग से, मतलब जो आपको याद रहे, जो मेमोराइज्ड रहे, जो रिमेम्बर रहे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्मृति, ठीक है। समझ में आया। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब क्या है, जो रिमेम्बर, मतलब जो चीजें याद रहे आपको, ठीक है। तो आप देखो, आप इसमें लिखा हुआ मीनिंग क्या है, दैट विच इज हर्ड, ठीक है। उसी तरीके से मीनिंग इसका देखेंगे, स्मृति का, दैट विच इज रिमेम्बर्ड, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या उसमें आता है श्रुति वाले में, तो संहिताज आता है, वेदास आता है जो कि संहिताज का ही पार्ट है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये चारों वेद आएंगे इसमें। फिर ब्राह्मण्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद आरण्यक आएंगे, उसके बाद उपनिषद आएंगे। ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके श्रुति में। हम देखो ये क्यों श्रुति में, क्योंकि ये जब कोई ऋषि बैठते थे, उनके शिष्य होते थे, वो बोलते थे और वो सुनते थे, ठीक है। तो वो श्रुति में किसी तरीके का ऐसा कोई एविडेंस नहीं था उस समय पे, जब ये वेद की बात होती तब उस समय किसी तरीके का ऐसा एविडेंस की बाद में लिखा गया है ये चीज, ठीक है। पहले ये सिर्फ जंगलों में बैठ के सुना ही जाता था, या गुरुकुल में बैठ के ऋषि अपना बोलते थे और उनके शिष्य सुनते थे, उसको ग्रहण करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, श्रुति टेक्स्ट में, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, ये जो आ गया श्रुति वाले में आ गया। फिर बाद में जब इसको कंपाइल किया गया, जब लिखा गया, तो आपको ये टेक्स्ट के फॉर्म में दिखता है, ग्रंथ के फॉर्म में दिखता है। ऐसा नहीं था कि उसी समय से वो ग्रंथ के फॉर्म में था, बाद में वो लिखा गया तब उसको ग्रंथ के फॉर्म में आप आज देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इसमें जो लिखा हुआ है टाइमलाइन जो इसका था नोट का, ब्राह्मणस और अन्य का जो टाइम है वो 1000 BC से लेकर 600 BC का टाइम है, ठीक है। कंपोज मतलब जब इसको कंपाइल किया गया, जब इसका कंपाइलेशन हुआ, तब कब हुआ ये,
1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के टाइम पे हुआ। कौन? ब्राह्मण्स और अरण्यक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो कंपाइलेशन का टाइम है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आपको दिखाई देगा। इसके बाद स्मृति, जिसको मैंने बोला स्मृति का मतलब जो कि आपको रिमेंबर, जो कि याद रहे। ठीक है, जो कि रिमेंबर, जो कि याद रहे, उसमें क्या है? वेदांगास है। ठीक है, और सूत्र है। ठीक है, वेदांग और सूत्र की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद स्मृतिज है। ठीक है, जो स्मृतिज वही स्मृतिज। उसके बाद एपिक है। एपिक्स में कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ठीक है, दो एपिक आप जानते हैं कौन कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत। ठीक है, उसके बाद पुराण की बात हो रही है। ये सब किस में आएंगे? स्मृति टेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे? स्मृति टेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से? वेदांग की बात हो रही है। ठीक है, सूत्र की बात हो रही है, स्मृति की बात हो रही है, एपिक में रामायण, महाभारत और पुराण की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको इस तरीके से आप देख लेंगे किसमें क्या आता है। ठीक, चलो इसके बाद अगर श्रुति फोकस किस पे करता है? सबसे मेन फोकस उसका क्या है? उपनिषद पे। ठीक है, देखो उपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछ लिया था, पर पराविद्या किसको बोलते हैं या स्पिरिचुअल लर्निंग किसको बोलते हैं? पराविद्या किसको बोलते हैं और स्पिरिचुअल लर्निंग किसको बोलते हैं? तो उसका आंसर सीधा से उपनिषद था। ठीक है, उसका आंसर सीधा से उपनिषद था। ये यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्या कि पराविद्या और स्पिरिचुअल लर्निंग किसको बोलते हैं? मतलब इसमें किसमें इसकी स्टडी होती है? तो उपनिषद, उपनिषद ही है वो। ठीक है, पराविद्या और स्पिरिचुअल लर्निंग की बात करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका कंपाइलेशन का टाइम वही लगभग वही है। क्या? जो ब्राह्मण और अरण्यक का टाइम था। ठीक है, क्या 1000 बीसी से लेकर उसका 600 बीसी था। तो लूसेंट के हिसाब से 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी के बाद इसका टाइमलाइन दिया गया है, इसके कंपाइलेशन का टाइमलाइन दिया गया है, इसके कंपोज होने का टाइमलाइन दिया गया है। ठीक है, उपनिषदों का सर्वोच्च ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका उपनिषद है। ठीक है, क्या है? आपका उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद, ध्यान बार बार बोल रही हूँ इसको। पर विद्या भी बोलते हैं, पराविद्या लिखा होता है इस तरीके से। इसी को स्पिरिचुअल लर्निंग भी बोलते हैं। स्पिरिचुअल लर्निंग का मतलब ये है कि इंडिविजुअल सोल को, मतलब कोई पर्सन के सोल को, इंडिविजुअल है जैसे मैं हूँ, मेरे सोल को वर्ल्ड से कनेक्ट करना, वर्ल्ड के एनर्जी से कनेक्ट करना। ठीक है, एक तरीके से समझो धरती के एनर्जी से कनेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। देखो, मर्जिंग द इंडिविजुअल सोल इनटू द वर्ल्ड सोल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लर्निंग, या इसी को क्या बोलते हैं? परा विद्या बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्पिरिचुअल लर्निंग या परा विद्या बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इसके बारे में, उपनिषद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप याद रखेंगे स्पिरिचुअल लर्निंग और परा विद्या के बारे में कौन बोल रहा है? उपनिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद स्मृति पे आते हैं। ठीक है, स्मृति पे आते हैं। स्मृति में क्या है? देखो, स्मृति के बारे में ध्यान रखो। वेदांग के बारे में बात हुई, ये हुई है जो भी चीजें अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। वेदांग क्या है? उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, अब वेदांत देखो किस पे लाइट डालता है, मतलब वेदांत किसके बारे में बात करता है? किसके बारे पे बात करता है? तो किसके बारे में? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करता है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करता है। उसमें आपको इस तरीके के सिविलाइजेशन, किस टाइप का सिविलाइजेशन था और किस टाइप का आपका कल्चर था उस टाइम पीरियड में। अगर आप वेदांत पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। क्या क्या देखने को मिल जाएंगी? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में और कल्चर के बारे में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये बोलूं स्मृति के बारे में,
तो अगर देखोगे तो ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, नॉलेज सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉलेज प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्मृति। जितनी भी स्मृति टेक्स्ट है उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद थ्योरीज एंड कस्टम्स के बारे में बात करता है, और राजा के क्या अधिकार थे, उनके ड्यूटीज क्या थे, रिलेशन विद द सब्जेक्ट, मतलब उसके साथ के जितने भी प्रजा के साथ उसके संबंध कैसे थे, ठीक है, इसके बारे में भी जो बात करता है वो कौन बात कर रहा है, स्मृति ही कर रही है, ठीक है, स्मृति ही बात कर रही है। उसमें कौन कौन से हैं, जैसे इसमें नॉलेज प्रोवाइड मतलब किसके बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, थ्योरीज के बारे में, कस्टम्स के बारे में, किंग्स के राइट ड्यूटी और प्रजा के साथ मतलब उनके लोगों के साथ जो उनके पास की पॉपुलेशन थी उनसे उनका किस तरीके का रिलेशनशिप था उसके बारे में बात करता है कौन, स्मृति। अब देखो ग्रेट एपिक में दो एपिक्स हैं। ग्रेट एपिक इसलिए क्योंकि आपको ही पता है क्यों इसका नाम ग्रेट है, क्योंकि बहुत बड़ा एक बड़ा लिखा हुआ एक सब बहुत ही लेंदी लिखा हुआ दो आपके पास क्या है, एपिक्स हैं इंडिया में। वो कौन कौन से, एक रामायण एक महाभारत, जिसका डेवलपमेंट भी कहाँ हुआ है, महाभारत का भी और रामायण का कहाँ हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। एक कुरुक्षेत्र में तो एक आपका यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो रामायण आप देखेंगे तो रामायण जो कि ऑथर कौन है इसके, वाल्मीकि। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण के ऑथर लिखने वाले जो लिखे हैं इसको कौन है, वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके बारे में देखेंगे आप तो देखिए इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं पूछने वाला है कि एपिक कौन सा है इसमें से, क्योंकि आप सबको पता है कि एपिक कौन सा है, कौन कौन से महाकाव्य की बात हो रही है। तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, इससे जो क्वेश्चन पूछेगा यवनों के बारे में जो यूनानी थे, ठीक है ना, यवंस के बारे में जो बात किया है, जो मेंशन किया गया है वो रामायण में ही किया गया है। यवंस के बारे में जो बात किया गया है वो ग्रीक्स थे, ठीक है, उनके बारे में जो बात किया गया है वो रामायण में आपको मेंशन दिख जाएगा, ठीक है, यवंस के बारे में। दूसरा चीज देखेंगे तो साका के बारे में जो कि सिंथियंस थे उनके बारे में भी दिख जाएगा, कहाँ पे, रामायण में। तो ये दोनों चीज मेंशन है, ठीक है, ये दोनों चीज क्या है, मेंशन है। कौन कौन से अभी मैं बताऊंगी, इससे थोड़ा सा अलग महाभारत में होगा, बस एक नया चीज जुड़ जाएगा। ये दोनों में कॉमन है, यवंस और साका के बारे में जो बात किया गया है वो रामायण में मेंशन है वो, ठीक है, रामायण में यवंस और साका मेंशन है, यवन और साका क्या है, मेंशन है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, आप देखो ये दूसरा क्वेश्चन, ये जो इंफॉर्मेशन रामायण एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद, किस तरीके से जनपद का मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ और किस तरीके से वो बढ़ा, ठीक है, किस तरीके से बढ़ा उसके बारे में, जनपद के बारे में कौन बात करता है, रामायण बात करता है। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलने वाला है। तो ये जो दो चीज है आपको दो फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि देखो महाकाव्य तो सबको पता होगा कि कौन कौन से इंडिया में, रामायण एंड महाभारत, लेकिन इसके डिटेलिंग्स को आप अगर याद रखेंगे तो आप और लोगों से 2 कदम आगे होंगे एग्जाम में। चलो इसके बाद महाभारत के बारे में बात करना चाहते हैं हम। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास के बारे में, जैसे वेद व्यास के द्वारा जैसे रामायण लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा, उसी तरीके से जो आपका वेद व्यास के द्वारा क्या लिखा गया है, महाभारत, रामायण वाल्मीकि जी, महाभारत वेद व्यास के द्वारा। अब इसके बाद ये तो हो गया, एक बात और अल्टरनेट नेम जान लो इसका, क्वेश्चन पूछा गया है, जय संहिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जय संहिता बोलते हैं। महाभारत का दूसरा नाम जो अल्टरनेट नेम है जय संहिता है, महाभारत का जो दूसरा नाम है क्या है, जय संहिता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब जो आपका गिरिवराज, ठीक है, गिरिवराज जिसको बोलते हैं, गिरिवराज जिसको बोलते हैं, जिसको आप अभी क्या बोलते हैं ये बताएंगे, बिहार का ही क्या है आपका,
ठीक है, बिहार का ही एक प्लेस है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो जो आपका गिरिवराज है, ठीक है, उस समय जो कैपिटल ऑफ मगध था, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहला ये बिहार में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बिहार का सबसे पहला जो कैपिटल था वो क्या था, तो गिरिवराज ही था। ठीक है, क्या था, गिरिवराज ही था। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में एक चीज और, तो इसका जो ये जो मेंशन किया गया है, किसमें किया गया है, महाभारत में किया गया है। किसमें किया गया है, महाभारत में किया गया है। महाभारत में जैसे कि आपके रामायण में यवंश और साका मेंशन है, तो महाभारत में भी मेंशन है। यवंश और साका के बारे में महाभारत में भी मेंशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो हुंस है, ठीक है, हुंस के बारे में भी महाभारत में दिख जाएगा। तो महाभारत में 3 हो गए, महाभारत में हुंस भी ऐड हो गए, किसके किसके साथ, आपके यवंश और साकास के साथ। और अगर आप इसमें देखेंगे तो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सिर्फ यवंश और साका के बारे में मिल रही है, यवंश और साका के बारे में मिल रही है। तो इसका देखो, आप बार बार कह रही हो एपिक्स याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है, किस चीज का मेंशन किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज जब वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, तो उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से कि क्या क्या मेंशन है वो याद करना आपको जरूरी, किस रिवर का नाम मेंशन होता है वो जरूरी हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे तो एनाटॉमी देखेंगे किसका, पुराण का। ठीक है, पुराणों की संरचना किस तरीके से हुई है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका पुराण कंपोज हुआ है, पुराण जो कंपोज हुआ उसका टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान से, 400 BC से लेकर 400 AD की बात हो रही है ये। ठीक है, 400 BC से लेकर 400 AD तक की बात हो रही है। अब इसको कैसे आपको पता चला, मतलब ये टोटल जो इसका डेवलपमेंट है वो कितना है, 800 वर्ष में हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, 800 ईयर्स में हुआ है। कैसे 800 ईयर्स में हुआ है, अभी हम लोगों ने BC और AD पढ़ा, ठीक है, पीछे तो BC और AD पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा कि इसको क्या ले लेंगे, जब उनका जन्म हुआ तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, मतलब 0। फिर यहाँ पे आपका AD की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका BC की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब जब AD और BC की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देखो, आप AD और BC की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप 400 आप इधर आ जाओ BC में, 400 AD में आप यहां आ जाओ। ठीक है, अब 400 अगर आप BC में यहां आ रहे हैं, 400 BC में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां आएंगे 300, यहां आएंगे 200, यहां आएंगे 100। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 100 का है ये, तो कितना हो गया, 400 साल। 0 से अगर इस साइड लेंगे, अब क्या हुआ, ये 0 हो गया। अब यहां से 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, मतलब 400 ईयर इधर लेंगे। ठीक है, अब 400 इधर लेंगे, मतलब ये 300 है, ये 200 है और ये 100 है। ठीक है, तो अब यहां 4 साल, यहां 7 साल, टोटल मिला के कितना हो गया, 800। टोटल मिला के कितना हो गया, 800 हो गया। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो इसका कंपाइलेशन है ना, जो आपका ये पुराण का कंपाइलेशन है, वो 800 ईयर्स में हुआ है। कितने 100 साल में हुआ है, 800 सालों में हुआ है, तो छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है, ये जो हिस्ट्री है, जो गुप्ता पीरियड्स की जो बिगिनिंग से लेकर, ठीक है, जो गुप्ता पीरियड के मतलब एकदम गुप्ता पीरियड जब आने वाला था तब के टाइम से लेकर ये पूरी की पूरे आगे की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा। लेकिन ये मेनली अगर पुराण जो जुड़ा हुआ है वो किसके बारे में आपको दिख जाएगा, गुप्ता पीरियड के बारे में दिख जाएगा। ठीक है, किसके बारे में दिख जाएगा, गुप्ता पीरियड के बारे में दिख जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। फिर से क्या पूछा जा चुका है कि जो गुप्ता पीरियड की बात है किसमें मेंशन या किसमें दिखाई देता है, तो पुराण में, या पुराण में किस पीरियड की या किस वंश की बात होती है या किस डायनेस्टी की मेनली बात देखी जा रही, तो किसकी, गुप्ता की। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुप्ता किसमें, आपका पुराण में। ठीक है, अब देखो इसके क्या है ना, इसके कई सारे हिस्से हैं पुराण के। ठीक है, कई सारे पार्ट्स हैं।
ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं आपके कौन कौन से हैं? सर्गा, ठीक है। पहला क्या है? सर्गा, ठीक है। सर्गा मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। जो पुराण में सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वो क्या है? सर्गा है। सर्गा का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। अब प्रतिसर्गा क्या होता है? प्रतिसर्गा का मतलब होता है पूर्ण निर्माण, ठीक है, मतलब रिक्रिएशन, दैट इज क्रिएशन। सर्गा का मतलब क्रिएशन, प्रतिसर्गा का मतलब रिक्रिएशन, प्रतिसर्गा का मतलब रिक्रिएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वंश होता है, वंशा होता है। इसका मतलब क्या हो गया? देवताओं और ऋषियों की वंशावली की बात हो रही है, ठीक है। जेनोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड सेजेस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? भगवान और उनके जो वंशावली की बात हो रही है। किसके? भगवान और संतों के बारे में या ऋषियों के बारे में, संत नहीं बोलेंगे, ऋषियों के बारे में, ठीक है। उस समय ऋषियों के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो गॉड्स एंड ऋषियों के बारे में, जो उनके वंशावली के बारे में बात हो रही है, उनके जेनोलॉजी के बारे में बात हो रही है, वो क्या है? वंश, ठीक है, वंश, ठीक है। उसके बाद जो आपको दिखेगा मनवंतरा, ठीक है। मनवंतरा जो है, मनवंतर जिसको बोलते हैं वो क्या है आपका? वो मनु के युग की बात की जा रही है, मनु एज की बात की जा रही है। जो मनु का जो टाइम था, जो मनु का टाइम पीरियड था, जो आप मनु स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उन्हीं मनु की बात हो रही है। जो मनु का टाइम था उसके बारे में कौन बात करता है? मनवंतरा, ठीक है, या तो मनवंतर, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो उसको मनवंतर पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? वंशानुचरितम, ठीक है। वंशानुचरितम के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है? एंशिएंट जितनी भी डायनेस्टीज थी ना, उसके क्या है, उसमें जितनी भी कथाएं थी, उनके बारे में जितनी भी कथाएं थी, जितनी भी बातें की गई हैं उनके बारे में, वो जो आपको देखने को मिल जाएगा वो किस में दिख जाएगा? वंशानुचरितम में दिख जाएगा। वो क्या है? एंशिएंट डायनेस्टीज की जो नैरेटिव्स हैं, जितने भी कथाएं हैं, उनको जो आपको उनके बारे में जो देखने को मिलेगा वो वंशानुचरितम में देखने को मिलेगा। तो ये किसके हिस्से हैं? किसका पार्ट है? ये पुराण के पार्ट है। कौन कौन से? सर्गा हो गया, प्रतिसर्गा हो गया, वंशा हो गया, फिर मनवंतर हो गया, उसके बाद वंशानुचरितम हो गया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़ा। तो इसके बाद आपके पास नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दिखेंगे, ठीक है, लिटरेचर्स होते हैं, जिसमें आप क्या देखने वाले हैं? बुद्धिस्ट एंड जैन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। कौन सी चीज देखने वाले हैं? बुद्धिस्ट एंड जैन को। इस टेक्स्ट को अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितने भी टेक्स्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसको ढंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को, जैनिज्म और बुद्धिज्म का जब स्टडी करेंगे तो अब इसके जितने भी लिटरेचर वाले पार्ट हैं उसमें एक लिटरेचर नहीं है, बहुत सारे लिटरेचर, इसमें राजाओं के बारे में बात किया गया है, कई सारे डायनेस्टीज भी इसमें आएंगे, इसलिए इसको आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें मोर डिटेल्स के लिए। और साथ साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए या जो भी चीज़ अच्छी लगे या किसी भी तरीके का आप अप्रिशिएट करना चाहें या किसी भी तरीके का आप सजेशन देना चाहें हमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं। और जितना भी आपको समझ में आया और अप्रिशिएशन के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा। लूसेंट हम इसी तरीके से बहुत डिटेल में ख़त्म करेंगे।